अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 18 और उसका टॉपिक 18.5 प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट वो हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सॉल्युबल साल्ट क्या है? ऐसा साल्ट जो कि वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाए, वाटर में इजीली हल हो जाए, वो होता है सॉल्युबल साल्ट। हमने इसकी प्रिपरेशन करनी है। इसकी प्रिपरेशन के दो मेथड हैं। एक है कि हमारे पास एसिड जो हो वो सॉल्युबल हो और बेस भी सॉल्युबल हो। और आपको बच्चों पता है कि एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो एज अ रिज़ल्ट साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और साल्ट और पानी बनाता है। तो बच्चों, इसको कहते हैं ये मेथड टाइट्रेशन भी हो सकता है। टाइट्रेशन क्यों बोला है वो हम आगे जाके चेक करते हैं। तो कहते हैं टाइट्रेशन इज़ अ मेथड, ये एक ऐसा तरीका है यूज टू फाइंड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एसिड नीडेड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज अ बेस। यानी कि यहाँ पे बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर है। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ बेस मैंने ली हुई है 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि इस बेस को कितना एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ मैंने एसिड 50 सेंटीमीटर क्यूब लिया है, तो मुझे नहीं पता कि कितनी बेस जो है, कितना बेस का वॉल्यूम जो है वो एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ 50 है, तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि 50 सेंटीमीटर ही क्यूब एसिड हो और वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करे। नहीं, ये 50 से ज़्यादा भी हो सकता है, ये 50 से कम भी हो सकता है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो हमने एसिड की अमाउंट को हमने चेक करना है कि कितनी हमें चाहिए बेस के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो आगे टाइट्रेशन क्यों यूज़ की जाती है? क्योंकि कहते हैं दोनों एसिड और बेस कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। विदाउट एन इंडिकेटर वी कैन नॉट नो व्हेन न्यूट्रलाइजेशन इज़ कम्प्लीट। हमें नहीं पता चलता, दोनों कलरलेस होते हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि रिएक्शन कब कंप्लीट हुआ है, कि आया कि एसिड ने बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया है या बेस ने एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया है। हमें इस चीज़ का नहीं पता चलता, इसलिए हमने इंडिकेटर यूज़ करना होता है। विदाउट एन इंडिकेटर वी कैन नॉट नो व्हेन न्यूट्रलाइजेशन इज़ कम्प्लीट। इंडिकेटर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर होता है। अब सपोज़ हमने KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट हमने साल्ट बनाना हो, तो अब साल्ट को देखते हुए हमने एसिड और बेस की सिलेक्शन करनी है। आप कैसे करेंगे? NO3 आ रहा है, आप सोचेंगे कि NO3 जो है किस एसिड में आता है, तो वो नाइट्रिक एसिड में आता है। पोटाशियम, तो हम इसके लिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ से पानी निकल जाएगा और KNO3 साल्ट बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह किस चीज़ की रिप्लेसमेंट होती है? मेटल की रिप्लेसमेंट होती है। ठीक हो गया। अब आगे इसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर के लिए बच्चों हमने क्या करना है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेती हूँ जी, एक एसिड ले लेती हूँ। एसिड मैं ले रही हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और बेस मैं ले लेती हूँ H2SO, सॉरी, बेस में ले रही हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड में ले रही हूँ H2SO4। अब क्या होगा? यहाँ से बनेगा Na2SO4, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह पे किसकी रिप्लेसमेंट होनी है? मेटल की। अब यहाँ पे मेटल 2 है, तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे, प्लस Na भी हो गया, SO4 भी हो गया, Na2SO4। 2 हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन ये है, 4 2H2, और 2 ऑक्सीजन ये है 2H2। तो ये वाला साल्ट में कहा था, इसलिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। सबसे पहला स्टेप है, आपने कॉनिकल फ्लास्क लेनी है। ये होती है कॉनिकल फ्लास्क। इस कॉनिकल फ्लास्क में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लेनी है। तो इसमें मैंने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और कुछ ड्रॉप्स जो है मैंने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के लेने हैं। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो है, जब ये हम डालेंगे तो सोल्यूशन जो है वो पिंक हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये वाला सोल्यूशन क्या है? अल्कलाइन है, बेसिक इन नेचर है। तो जब हम इसमें इंडिकेटर डालेंगे फिनोफ्थलीन, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये ऊपर ब्यूरेट है, और इस ब्यूरेट पे इस तरह स्केल बना हुआ होता है। ये स्केल हमारी मेजरमेंट करने में हेल्प करता है। इसमें हमने डालना है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ऐड करना है।
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ले रही हूँ तो 100 का ये अगर स्केल, तो मैं ये 50 तक ले लेती हूँ, ठीक है। 50 सेंटीमीटर क्यूब मैंने यहाँ तक फिल किया हुआ, 50 सेंटीमीटर क्यूब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। अब मैंने इसको ऐड करते जाना है। ऐड सल्फ्यूरिक एसिड स्लोली फ्रॉम द ब्यूरेट। ये ना ऐसे लॉन्ग नैरो शेप ट्यूब होती है, ग्लास की ट्यूब, और इसकी ऊपर से भी ओपनिंग होती है और नीचे से भी ओपनिंग होती है, और ये इसका एक स्टॉप कोक होता है, एक नल टाइप होती है। इसको मैं टाइट भी कर सकती हूँ, इसको मैं लूज़ भी कर सकती हूँ, ठीक है। और इसको एक स्टैंड के साथ हमने सपोर्ट दी हुई है। इस ब्यूरेट में से मैं सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगी, तब तक डालूंगी जब तक ये पिंक कलर सोल्यूशन का कलरलेस ना हो जाए। जैसे ही कलरलेस हो गया, हमने ये स्टॉप कॉक को बंद कर देना यहाँ से, और यहाँ से हमने स्लोली स्लोली डालना होता है। ये नहीं कि एक ही दफ़ा में नल को ओपन कर दिया सारा, एक ही दफ़ा में डाल दिया 50 सेंटीमीटर क्यूब ही, नहीं, हमने स्लोली स्लोली डालना होता है। ये पिंक कलर पहले लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कलरलेस होगा। जैसे ही कलरलेस हो गया, हमने स्टॉप कॉक को बंद कर दिया और वॉल्यूम नोट डाउन कर दिया। तो जब मैं देखती हूँ तो मैं देखती हूँ 25 सेंटीमीटर क्यूब तक ये होता है न्यूट्रलाइज। मतलब कि 50 सेंटीमीटर क्यूब को न्यूट्रलाइज करने के लिए 25 सेंटीमीटर क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, तब जाके न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होती है। आपने एसिड का वॉल्यूम नोट कर लेना है। दिस वॉल्यूम विल बी यूज्ड अगेन, क्योंकि हमने फिर दोबारा एक एक्सपेरिमेंट करना है, यही वाला एक्सपेरिमेंट दोबारा करना है, और उसके लिए हम ये वॉल्यूम यूज़ करेंगे। लेकिन सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम इंडिकेटर नहीं यूज़ करेंगे। इंडिकेटर स्टूडेंट्स हम क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि इंडिकेटर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में सिर्फ हमने इसलिए यूज़ किया था ताकि हमें एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मालूम हो सके कि कितना एसिड जो है वो इतनी बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होता है। तो अब तो हमें पहले एक्सपेरिमेंट से पता चल गया है कि 50 को 25 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इस दफ़ा हमने इंडिकेटर नहीं लेना, क्योंकि इंडिकेटर की वजह से हमारा जो साल्ट हो सकता है वो इम्प्योर हो सकता है, ठीक है। इंडिकेटर इज़ अ केमिकल इम्प्योरिटी। इफ़ इट रिमेन्स इन अ सोल्यूशन द क्रिस्टल्स विल नॉट बी परफेक्टली प्योर। अब मैं आगे जाके बताती हूँ कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं और ये कैसे बनने हैं। सो रिपीट एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेम मेजर्ड वॉल्यूम्स, मतलब सेम मेजर्ड वॉल्यूम यही वाले 50 और 25, बट विदाउट इंडिकेटर। जब हम करेंगे रिएक्शन तो साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम दोबारा आते हैं। हमने ब्यूरेट से एसिड डाला, ये सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया? कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे साल्ट भी बन गया और यहाँ पे पानी भी है, दो चीज़ें हैं अब यहाँ पे, साल्ट और वाटर। अब हमने इस सॉल्यूशन को यहाँ से निकालना है और इवेपोरेटिंग डिश में निकालना है। इवेपोरेटिंग डिश एक चाइना डिश होती है, ये आपकी बुक पे ऊपर इसकी पिक्चर बनी हुई है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें हमने इस सॉल्यूशन को हमने ट्रांसफ़र कर देना और इवेपोरेट करना है। इवेपोरेट कैसे करना है? हीट प्रोवाइड करके। अगर तो हम हीट ज़्यादा देंगे तो पानी जो है वो इवेपोरेट सारा हो जाएगा और साल्ट बच जाएगा। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव मेथड ये है कि आप हीट करें जेंटली, स्लोली हीट करें। जब आप स्लोली हीट करेंगे तो वाटर इवेपोरेट्स हो जाएगा। अब सारा का सारा वाटर तो इवेपोरेट नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट होगा उसका, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, जबकि साल्ट की सेम रहेगी, साल्ट सेम उतना ही रहेगा, ठीक है। तो सोल्यूशन कंसेंट्रेटेड हो गया, मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन अब गाढ़ा हो गया। अब कहते हैं हाउ वी नो इनफ वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, ये हमें कैसे पता चलेगा कि सोल्यूशन हमारा कंसेंट्रेटेड हो गया है और वाटर इवेपोरेट हो गया है? आपने कहता है जो जिस सोल्यूशन को आपने गर्म करना है, यानी कि ये सोल्यूशन निकालना है, इसको आपने गर्म करना है स्लोली। आपने उसमें एक ग्लास रोड, एक शीशे की ट्यूब जो है वो डालनी है। शीशे की ऐसे रोड होती सीधी, यानी कि इसका ये वाला एंड भी बंद होता है और ये वाला एंड भी बंद होता है। हमने उसमें डालना है। जब जो एंड हमने उसमें डिप किया हुआ है, जब वो क्लाउडी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा उसका मिल्की टेक्सचर हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि सोल्यूशन क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। अब जो सोल्यूशन कंसनट्रेटेड हो गया था उसको हमने कूल करना है। अलाउ हीट सोल्यूशन टू कूल स्लोली। अब उसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करना है। जैसे जैसे ठंडा करेंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। वाटर कैन डिज़ोल्व लेस साल्ट, ठीक है, क्योंकि अब सोल्यूशन ठंडा हो गया है तो पानी की कंसनट्रेशन कम थी और वो उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं थी कि उस सेम साल्ट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सके। कभी आपने देखा हो मिठाई आप लेके आए हों, उसके ऊपर शीरा लगा हो, जब आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो शीरा जो है क्रिस्टल्स में, छोटे छोटे बीड्स में कन्वर्ट हो जाता है।
इसी तरह जब हम टेम्परेचर कम कर देते हैं तो वाटर साल्ट को डिज़ोल्व नहीं कर पाता और वो जो एक्स्ट्रा साल्ट होता है वो ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने अब देखें उसमें अभी पानी भी है जो कि ठंडा हो गया और क्रिस्टल्स भी हैं। फिर हमने उस सॉल्यूशन को फ़िल्टर करना है। इस वाले प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब हमने करनी है फ़िल्ट्रेशन, फ़िल्टर द मिक्सचर। अब हमने उस सॉल्यूशन को फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर क्यों करना है? ताकि उस सॉल्यूशन में से आप क्रिस्टल्स को सेपरेट कर सको। फिर आपने क्रिस्टल्स को वॉश करना है कोल्ड डिस्टिल्ड वाटर से। ये डिस्टिल्ड वाटर नॉर्मल टैप वाटर नहीं है, ये लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होता है। अब लिटर लेना है और कोल्ड लेना है। कोल्ड आपने इसलिए लेना है, ठंडा इसलिए लेना है ताकि साल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं वो इसमें डिज़ोल्व नहीं हों, ठीक है। ड्राइंग, ड्राई क्रिस्टल, फिर उन क्रिस्टल्स को आपने ड्राई करना है। आपने फ़िल्टर पेपर ले लेना है, फ़िल्टर पेपर की फोल्डिंग्स बना लेनी, मतलब उसकी तहें बना लेनी। उन तहों में आप उन क्रिस्टल्स को रख के भी ड्राई कर सकते हैं या आप ओवन में भी कर सकते हैं। तो ये आपने सॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन कर ली है एक मेथड से जिसमें सॉल्युबल एसिड था और सॉल्युबल साल्ट था। अब सेकेंड मेथड है रिएक्शन बिटवीन एसिड, सॉल्युबल एसिड होगा और इनसॉल्युबल बेस होगा। इनसॉल्युबल बेस जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी। वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी तो ये सॉलिड फॉर्म में ही होगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, डाइल्यूट एसिड लेना है। डाइल्यूट मतलब वो एसिड जिसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और उसमें आपने इनसॉल्युबल बेस डाल देनी स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता से डालनी है विद स्टीरिंग। स्टीरिंग इसलिए करनी है ताकि सारा का सारा एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट कर जाए। अब यहाँ पे एक कंडीशन बताई हुई है, कहता है जो आपने बेस लेनी है वो एक्सेस में लेनी है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा लेनी, उसकी तादाद ज़्यादा लेनी है। वो इसलिए लेनी है ये मेक श्योर करने के लिए कि सारा का सारा एसिड रिएक्ट कर जाए, कोई ना कोई एसिड ज़ाया ना हो, ठीक है। फिर आपने अब जब देखते हैं ना कि एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि बच्चों जो इनसॉल्युबल बेस होगी ना, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी हमने, क्योंकि जो एक्सेस में लिया हुआ है वो क्रिस्टल्स उसके बन जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएगी। एसिड और बेस रिएक्ट किया, साल्ट बन गया और यहाँ पे पानी बन गया, ठीक है। जो एक्स्ट्रा बेस होगी वो नीचे सॉलिडिफाई हो जाएगी। फिर आपने इस सॉल्यूशन को इस मिक्सचर को आपने फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर क्यों करना है? ताकि ये जो एक्स्ट्रा अनरिएक्टेड सॉलिड है इसको रिमूव कर दिया जाए। इसको आप फ़िल्टर पेपर के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। फ़िल्टर पेपर कैसे लेंगे आप? आपने एक फ़नल लेनी है, ठीक है। ये शीशे की बनी हुई थी। इस फ़नल में आपने रखना है फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर की फ़ोल्डिंग्स बना के एक त्रिकोण टाइप में, और यहाँ से ये वाला सॉल्यूशन पोर कर देना, इसमें से गिरा देना। जब गिराएंगे तो ये साल्ट और पानी वाला सॉल्यूशन तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, जबकि ये जो है ये इसके ऊपर बन जाए, इसके ऊपर रह जाएंगे, ठीक है, इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर। तो इसको हम फ़िल्ट्रेट बोलेंगे और इसको रेजिड्यू बोलते हैं। इस फ़िल्ट्रेट को आपने फिर क्या करना है, यहाँ से निकालना है, हीट करना है। जब हीट करेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा। फिर आपने सॉल्यूशन को कूल करना है, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। फ़िल्टर करना है, दोबारा क्रिस्टल्स को वॉश करना है और क्रिस्टल्स को ड्राई करना है। तो कुछ इनसॉल्युबल बेसिस हैं, वो इनसॉल्युबल बेसिस कहता है मेटल हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है, मेटल ऑक्साइड भी हो सकती है और मेटल कार्बोनेट भी हो सकती हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड मैंने ले लिया, मेटल हाइड्रोक्साइड एसिड मैंने लिया है। इसका रिएक्शन कैसे होगा? हाइड्रोजन की जगह किसकी रिप्लेसमेंट होती है? मेटल की। CuCl2 होता है, क्योंकि कॉपर पे +2 चार्ज, क्लोरीन पे -1, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करें तो CuCl2 होता है। तो इस वजह से अब क्लोरीन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 ले लेंगे। कॉपर भी हो गया, ये भी क्लोरीन भी हो गए। 2 हाइड्रोजन ये हैं, 2 ये हैं, 4 2H2 और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा? Ca, हाइड्रोजन की जगह मेटल की रिप्लेसमेंट CaCl2 होता है, ये भी सेम उसी तरीके से है। तो यहाँ पे भी अब 2 लेंगे, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, CO2 निकलेगा, तो एक ऑक्सीजन बच गई। वो एक ऑक्सीजन इन 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और वाटर बन जाता है। अब ये हम जो है ना वो इनसॉल्युबल बेस की जगह हम मेटल भी ले सकते हैं। मेटल को भी हमने इनसॉल्युबल बेस की जगह इस्तेमाल कर लिया, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। अब यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा? Mg, तो MgSO4 + H2, और यहाँ पे भी
H2 की जगह जिंक ZnSO4 प्लस H2, लेकिन इसमें वाटर नहीं बनता, इनमें हाइड्रोजन बनती है, इसमें साल्ट वाटर, और इस केस में जब कार्बोनेट लेनी है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी है। ठीक है, आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।